नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने आधुनिक भारतीय इतिहास से संदर्भित यूरोपीय कंपनियों का भारतीय आगमन का दूसरा पार्ट लेकर प्रस्तुत हूं। इस कोरोना काल में उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और घर पर हैं। और इन्हीं अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ मैं अपने तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी तरह से आपके पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और आप सही तरीके से सही दिशा में अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किसके काल में प्रारंभ हुई? विकल्प ए है शाहजहां, बी है जहांगीर, सी है आदिल शाह और डी है जमोरी। बात जहां तक तंबाकू की है तो भारत में अकबर बादशाह से पूर्व तंबाकू के प्रयोग की कोई जानकारी इतिहास में दर्ज नहीं है। यह बताया जाता है कि अकबर के दरबार में वर्नल नामक एक पुर्तगाली आया था और उसी ने अकबर को तंबाकू और बहुत सुंदर बड़ी सी जड़ाऊ चिलम भेंट की थी। बादशाह को चिलम बहुत पसंद आई और उसने चिलम पीने की तालीम भी उसी पुर्तगाली से ली। बादशाह को चिलम पीता हुआ देख करके शेष दरबारी आश्चर्यचकित रह गए और उनके अंदर भी चिलम पीने की एक उत्कंठा जागृत हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे 1609 ईस्वी के आसपास भारत में धूम्रपान की शुरुआत हुई और सभी लोगों का मतलब ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड थे, ऐसे लोग जो धूम्रपान को अपना शौक समझते थे, ऐसे लोगों ने धूम्रपान करना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ और विद्वानों के अनुसार तंबाकू को सबसे पहले अकबर बादशाह का एक उच्च अधिकारी बीजापुर से लाया था और उसे सौगात के तौर पर बादशाह को भेंट कर दिया था। और इस तरह से भी बादशाह ने तंबाकू पिया और उनके दरबारियों ने देखा तो उनके अंदर भी उत्सुकता जागृत हुई और वे भी पीना शुरू कर दिए और इस तरह से तंबाकू की एक परंपरा सी बन गई पीने की। लेकिन वास्तव में जब इतनी बात हो गई तंबाकू की तो हुक्के पर भी बात कर लिया जाए। भारत में हुक्के की शुरुआत भी मुगल काल के दौरान ही हुई थी। 15वीं सदी में अकबर के शासनकाल में अब्दुल नाम के एक कारीगर ने हुक्के का आविष्कार किया था। उसका कहना था कि पानी के माध्यम से होने वाले धूम्रपान से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि वास्तव में शोधों में यह बात पाई गई है कि यह तथ्य एकदम गलत है। वास्तव में धूम्रपान किसी भी स्तर पर किया जाए, चाहे वो पानी के माध्यम से हो या सूखे के माध्यम से हो, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता ही होता है। फिलहाल अकबर ने चिलम भी पिया, हुक्का भी पिया और वास्तव में चिलम और हुक्का दोनों अकबर के जमाने में थे। लेकिन यहां जरा प्रश्न का स्टैंडर्ड समझिएगा। यहां प्रश्न है तंबाकू की खेती। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि वर्नल नामक पुर्तगाली जब आया था तो तंबाकू लेकर के आया था। अब यहां एक बात और समझिए, तंबाकू की खेती भी सर्वप्रथम मुगल काल में ही हुई थी, लेकिन यह काल अकबर का नहीं बल्कि जहांगीर का था। जी, तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किसके काल में प्रारंभ हुई? जहांगीर के काल में प्रारंभ हुई। और इतना ही नहीं, तंबाकू की खेती पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई। पुर्तगाली यहां पर तंबाकू का पौधा लेकर के आए और उन्होंने तंबाकू की खेती करना शुरू किया। लेकिन जहांगीर को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
और यह जानलेवा साबित हो सकता है, तो जहांगीर ने तत्काल प्रभाव से तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया और यहां तक कि जहांगीर ने यह घोषणा करवा दिया कि जो भी तंबाकू पिएगा उसके मुख पर कालिख पोत करके उसे गधे पर बैठा करके पूरे नगर में घुमाया जाएगा। उसने सख्त से सख्त नियम इसके लिए लागू किया और तुर्कों में एक और सजा का प्रावधान था कि अगर कोई तंबाकू पीता है तो उसका होठ काट लिया जाए और यदि कोई तंबाकू सूंघता है तो उसकी नाक काट ली जाए। बहुत सारे विद्वान ये भी बताते हैं कि जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू के संदर्भ में इस प्रकार का दंड देने का प्रावधान किया था, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये बताते हैं कि जहांगीर ने यही दंड का प्रावधान किया था कि मुख पर कालिख लगा करके गधे पर बैठा करके पूरे नगर में घुमाया जाए। बात चाहे जो भी हो, जहांगीर के शासनकाल में ही तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने प्रारंभ की और जहांगीर ने तत्काल प्रभाव से तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया और यहां तक कि जहांगीर के शासनकाल में कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं करता था, यह कानूनन जुर्म था। तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था जहांगीर ने। और इतना ही नहीं, आपको यह मैं बताऊं, जहांगीर का जो शासनकाल था वो अपने आप में एक उच्च कोटि का शासनकाल था। तंबाकू का पौधा भारत में, कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि तंबाकू का पौधा भारत में पुर्तगालियों द्वारा किस सन में ले आया गया, तो इसका जवाब होगा 1608 ईस्वी में लाया गया। तो तंबाकू का पौधा ले आकर के वही खेती प्रारंभ की गई थी। अच्छा, यहां तक तो आपने देख लिया। इससे दो प्रश्न बनते हैं, तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किसके काल में प्रारंभ हुई? जहांगीर के काल में। अब एक और प्रश्न बनता है, तंबाकू पर सर्वप्रथम किस शासक ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था? वो भी जहांगीर ही था, यह प्रश्न बनता है। अच्छा, जब यह प्रश्न बनता है तो एक और प्रश्न भी बन सकता है, और वो प्रश्न क्या है कि वह कौन सा शासक था जिसने अपने शासनकाल के दौरान तंबाकू पीना सबके लिए अनिवार्य कर दिया था? यह भी प्रश्न बनता है। चूंकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे सनकी शासक हुए हैं, तो इसका जवाब है पीटर द ग्रेट। पीटर द ग्रेट प्रथम 1682 ईस्वी में रूस का जार था और 1721 ईस्वी से उसने रूसी साम्राज्य को संभाला और रूसी साम्राज्य का वह प्रथम ऐसा सम्राट था और इतिहास में उसे क्रांतिकारी शासक के नाम से भी जाना जाता है। तो पीटर द ग्रेट ने अपने शासनकाल में तंबाकू पीना सबके लिए अनिवार्य कर दिया था। तो तमाम प्रश्नों के जवाब आपको इसी एक प्रश्न से मिल गए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई? विकल्प ए है 1556 ईस्वी, बी है 1557 ईस्वी, सी है 1560 ईस्वी और डी है 1580 ईस्वी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई। पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में भारत में मुंबई और गोवा, मुंबई मतलब पहले बंबई था, तो बंबई और गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा की गई। कब की गई? 1556 ईस्वी में की गई। कहां की गई? बंबई और गोवा में की गई। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं कि वास्तव में पुर्तगालियों ने भारत को बहुत कुछ दिया। पुर्तगालियों के ही माध्यम से भारत के लोग तंबाकू से परिचित हुए, प्रिंटिंग प्रेस से परिचित हुए, और पुर्तगालियों की ही देन है कि भारत के लोग गोधिक स्थापत्य कला को भी समझ पाए। यहां तक कि दक्षिण भारत में पहली बार गोला बारूद का प्रयोग भी पुर्तगालियों ने ही किया था और पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में सम्मिलित करके उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य शुरू किया था। भारत में जहाज निर्माण उद्योग की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही किया था और मूंगफली जिसका घर ब्राजील को माना जाता है, भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही ले आया गया।
तंबाकू, आलू, लाल मिर्च और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फसलें पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में ले आई गई, जिसके बारे में भारत के लोग इससे पहले कभी कुछ जानते ही नहीं थे। बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि मकई, टमाटर, शकरकंद और रबर प्लांट्स, ये सब भी जो ब्राजील के मुख्य उत्पाद हैं, ये सभी पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में ले आए गए। आज स्थिति चाहे जो भी हो, भले ही आज ये सारी चीजें भारत की मुख्य फसलें बन चुकी हों और हमारे भोजन का अटूट हिस्सा हों, लेकिन इनकी शुरुआत हमारे भारत में 16वीं सदी में ही हुई थी। इसके अलावा भारत के जो कुछ मुख्य फलों की बात मैं करूंगा, चीकू, काजू, अमरूद, अनानास और शरीफा, ये सब भी पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में ले आए गए। तो पुर्तगालियों की हमारे भारत को बहुत बड़ी देन रही है सारी चीजें। तो फिलहाल भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 ईस्वी में हुई, पुर्तगालियों के द्वारा हुई, और सबसे पहले उन्होंने बंबई और गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो विकल्प आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1600 ईस्वी, बी है 1602 ईस्वी, सी है 1603 ईस्वी और डी है 1605 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आप जानते हैं पुर्तगालियों के बाद भारत में जिस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था वह कौन सी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डच किसे कहते हैं? हॉलैंड या नीदरलैंड के वासियों को डच कहा जाता है। डचों की राजधानी क्या थी? एम्स्टर्डम थी और डचों की मुद्रा गिल्डर आज भी है। इस कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई। इस कंपनी को डच पार्लियामेंट में स्कोटेन जनरल के द्वारा पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया था। इस कंपनी की जो आरंभिक पूंजी थी वह 65 लाख गिल्डर थी। यह भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछता है। जब डच भारत में आए तो 1605 ईस्वी में कोरोमंडल क्षेत्र में स्थित मसूलीपट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी की स्थापना की। इसके बाद इस क्षेत्र में उनकी दूसरी कोठी पेटापोली, निजामपट्टनम में स्थापित हुई। डचों ने 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक के साथ एक समझौता करके पुलिकट कहां है? मद्रास में। पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की और पुलिकट को ही उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया। पुलिकट में उन्होंने अपना एक बहुत मजबूत किला बनाया, जिस किले को उन्होंने गेल्ड्रिया का किला नाम दिया। और इसके अलावा बंगाल में चिंसुरा उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। सूरत और कालीकट पर भी उन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया, ये इनकी विशेष बातें थी। वास्तव में बेदरा के युद्ध के पश्चात डचों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और वो एक निर्णायक युद्ध था, जिसके परिणाम स्वरूप डचों का भारत पर से प्रभुत्व समाप्त हो गया और डच यहां से चले गए। लेकिन डचों ने वास्तव में अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दिया था। तो भारत में अपने अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर के अंग्रेज व डचों के बीच संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। तो वो वेदरा का युद्ध, वेदरा कहां है? पश्चिम बंगाल में। वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कर्नल फोर्ड ने किया था और उसने डचों को इस युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित किया था। यहीं से डचों की कहानी समाप्त हो गई। तो इस नाते से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तैयार रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपनी पहली कोठी, कारखाना कहां स्थापित किया? अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि डचों ने 1605 ईस्वी में कोरोमंडल क्षेत्र में स्थित मसूलीपट्टनम
जो कि आंध्र प्रदेश में है, में अपनी पहली फैक्ट्री या कारखाना या कोठी की स्थापना की थी। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, मसूलीपट्टनम। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डचों ने अपना मुख्यालय कहां बनाया? विकल्प ए है चिंसुरा, बी है पुलिकट, सी है पेटापोली और डी है मसूलीपट्टनम। अभी अभी ऊपर के प्रश्न की चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि डचों ने अपना मुख्यालय पुलिकट को बनाया था। पुलिकट में ही उन्होंने अपना एक मजबूत किला बनाया था, जिसे उन्होंने गेल्ड्रिया का किला नाम दिया था। तो विकल्प आपका सही क्या होगा? विकल्प बी आपका यहां पर सही होगा, पुलिकट को उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। पुलिकट कहां है? मद्रास में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डचों द्वारा निर्मित गेल्ड्रिया का किला कहां स्थित था? देखिए अभी अभी प्रश्न पर हमने चर्चा किया है। विकल्प ए कोचीन, बी है पुलिकट, सी है चिंसुरा और डी है चंद्रगिरी। तो विकल्प आपका यहां पर सही क्या होगा? विकल्प बी सही होगा, पुलिकट। जी हां। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल आरंभिक पूंजी कितनी थी? अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने बताया था। विकल्प ए है 65 लाख गिल्डर, बी है 80 लाख गिल्डर, सी है 90 लाख 5,000 गिल्डर और डी है 90 लाख गिल्डर। तो सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, आरंभिक पूंजी कितनी थी? 65 लाख गिल्डर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, बेदरा पश्चिम बंगाल का युद्ध कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो विकल्प ए है 1759 ईस्वी, बी है 1760 ईस्वी, सी है 1761 ईस्वी और डी है 1762 ईस्वी। अभी अभी चर्चा किया था हमने। नवंबर 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। विकल्प ए आपका सही है, ऊपर के प्रश्न पर मैंने चर्चा किया था। और हमेशा याद रखिए, भटकिएगा नहीं, बेदरा को बेदारा भी कहा जाता है और कभी कभी तो इसको लोग बिदर्रा बिदर्रा भी कहते हुए पाए जाते हैं। तो बेदरा, बेदारा या बिदर्रा ये सब एक ही है। तो यह लड़ाई अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में डचों की अंग्रेजों के द्वारा पूर्णतः पराजय हुई थी। कलकत्ता से कुछ मील दूर चिंसुरा में रहने वाले डच लोगों को अंग्रेजों को अपदस्थ करने का एक सुनहला अवसर मिला। डचों ने नवाब मिर्जाफर के साथ साठगांठ करके जावा स्थित अपनी बस्तियों से सैनिक सामग्री मंगाने का प्रयास किया। और उनका मूल लक्ष्य क्या था? उनका मूल लक्ष्य सिर्फ यही था, अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करने का। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था और रॉबर्ट क्लाइव ने डचों के इस इरादे का पूर्वानुमान लगा करके चिंसुरा के निकट बेदारा की लड़ाई में उन्हें बुरी तरह से पराजित कर दिया था। और आप जानते हैं कि इस बेदारा की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कर्नल फोर्ड ने किया था। कर्नल फोर्ड अंग्रेजी सेना का सेनापति था। तो ये आपका सही जवाब है, 1759 ईस्वी में बेदारा का युद्ध हुआ था। और इतना ही नहीं, यहीं से डचों की प्रभुता भारत में पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और बंगाल में अंग्रेजों का पूर्ण रूप से वर्चस्व स्थापित हो गया। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपियन था। विकल्प ए है विलियम हॉकिंस, बी है जॉन मिल्टन हॉल, सी है डोमिंगो पायस और डी है सर टॉमस रा। इसमें सही जवाब है आपका विकल्प बी, जॉन मिल्टन हॉल पहला ऐसा यूरोपियन था जो स्थल मार्ग से भारत में आया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, विलियम हॉकिंस भारत कब आया? विकल्प है 1607 ईस्वी, बी है 1608 ईस्वी, सी है 1610 ईस्वी और डी है 1612 ईस्वी। इसमें आपको सही जवाब देना है
और इसका सही जवाब है आपका 1608 ईस्वी। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज का कप्तान बनकर के सूरत बंदरगाह पर उतरा था और सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति हेतु वह आगरा में जाकर के जहांगीर से मुलाकात करता है। तो कहने का मतलब 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत आया था और यहां तक कि उसने विलियम हॉकिंस तुर्की भाषा भी जानता था। जहांगीर से उसने तुर्की भाषा में बात किया और जहांगीर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने 400 का मनसब तथा खान की उपाधि सहित आगरा शहर में बसने की उसे अनुमति प्रदान कर दी। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, जो कि पश्चिमी भारत में उसकी पहली और पूरे भारत में उसकी दूसरी फैक्ट्री थी। इसके पहले 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो यह दूसरी फैक्ट्री थी। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में कहां डाली थी? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया। तो ये रहे आज के इस प्रैक्टिस सेट के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए और उस पर परिचर्चा भी किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।